हेलो दोस्तों, वेलकम टू our first class of renewable source of energy. In this, we are going to talk about introduction of renewable, types of renewable and solar radiation. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. Renewable. Renewable is the term used for those engines in which flow naturally, repeatedly and infinite source of energy without any emissions. तो रिन्यूएबल होता क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है. ये एनर्जी नेचुरली क्रिएट होती है और हम इसे इन्फिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, एक्सेट्रा. एडवांटेजेस. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट हो गया अवेलेबिलिटी, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है. सेकेंड, इनफाइनाइट सोर्स, कंटिन्यूसली अवेलेबल फॉर लास्ट टाइम, जैसे कि हमारा सोलार एनर्जी हो गया, वो इन्फिनाइट सोर्स है. विंड एनर्जी हो गया, इन्फिनाइट सोर्स है. थर्ड, ग्रीन एनर्जी, नो एमिशंस, जैसे कि हमारा बायोगैस हो गया. बायोगैस हमारा बिल्कुल भी एमिशन नहीं करता. फोर्थ, नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट, हमें रिन्यूएबल सोर्स को रन करने के लिए बहुत कम कॉस्ट लगता है. जैसे कि विंड मिल हो गया, विंड मिल को रन करने के लिए बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगता, सिर्फ हमें विंड एनर्जी की ज़रूरत रहती है जो कि इन्फिनाइट सोर्स है. डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट हो गया डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हम देख सकते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है. जब हम उसे इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं तो हमें डीजल मिलता है, उसको और इम्प्योरिटीज़ निकालेंगे तो हमें पेट्रोल मिलता है. तो ये डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. सेकेंड हो गया अनप्रिडिक्टेबल एंड इंटरमिटेंट, जैसे कि हाईली वेदर डिपेंडेंट फंक्शन. तो ये हमारा हाईली वेदर डिपेंडेंट फंक्शन होता है. जैसे कि हम विंड मिल का ही एग्जांपल ले लें. अगर हमारा विंड एनर्जी या बोल सकते हैं एयर डेंसिटी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे. अगर एयर डेंसिटी कम है तो हम कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे. तो ये हो गया हमारे एडवांटेज है. डिसएडवांटेजेस आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. फर्स्ट हो गया सोलार रेडिएशन. सोलार रेडिएशन क्या होता है? सोलार रेडिएशन इज अ सन रेज जो कि सन में होने वाली फ्यूजन रिएक्शन से क्रिएट होती है, जहां हीलियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन होते ही ब्लास्ट होता है और उससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जिसको सोलार रेडिएशन बोलते हैं. उसमें आता है सोलार क्वांटिफिकेशन एंड सोलार ऑप्टिक्स. सोलार क्वांटिफिकेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोलार. सोलार ऑप्टिक्स. सोलार ऑप्टिक्स क्या होता है? सोलार ऑप्टिक्स यूजुअली डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट. ये दोनों हमें सोलार थर्मल कलेक्टर में यूज होते हैं. सेकेंड हो गया डायरेक्ट कन्वर्शन एनर्जी डिवाइस, DCED. दोस्तों, जहां जहां ये स्टार मार्क लगा हुआ है इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा. तो इसमें आता है, तो DCED होता क्या है? DCED कन्वर्ट करता है चार्ज पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू अ वोल्टेज. इसमें होता है सोलार या फोटोवोल्टेइक सेल और फ्यूल सेल. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सोलार फोटोवोल्टेइक सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टेइक इफेक्ट. सेकेंड होता है फ्यूल सेल. तो हमारा फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, जो कि हाइड्रोजन है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, जो कि ऑक्सीजन है, इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. तो ये होता है हमारा फ्यूल सेल. अब देखते हैं मैटर बायोमास एनर्जी. मैटर बायोमास एनर्जी में आता है बायोगैस, उसमें आता है बायोडीजल, बायोइथेनॉल. सेकेंड होता है प्रोड्यूसर गैस.
तो बायोगैस क्या होता है? बायोमास एनर्जी जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ रॉ मटेरियल सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, मैन्योर, म्युनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल एक्सेट्रा। बायोडीजल, बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल जो कि डीजल फ्यूल होता है जब प्लांट और एनिमल लास्ट टाइम के लिए फैटी एसिड से रिएक्ट होता रहता है तो हमें बायोडीजल मिलता है। बायोइथेनॉल, बायोइथेनॉल क्या होता है? बायोइथेनॉल इज अ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस एक प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन होता है जब कोल या कोक को जलाते हैं हम माइन्यूट एयर के प्रेजेंस में। ये पावर गैस टरबाइन को रन करने के काम आता है। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विंड एनर्जी में आता है एयरफॉल डिज़ाइन। एयरफॉल डिज़ाइन क्या होता है? एयरफॉल डिज़ाइन एक डिज़ाइन है जो कि एरोप्लेन के विंग टेल या प्रोपेलर ब्लेड में यूज़ होता है। इस डिज़ाइन से लिफ्ट या ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस होता है जब ये एयर में मूव करता है। बैट्स लिमिट, बैट्स लिमिट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैट्स लिमिट क्या होता है? बैट्स लिमिट एक मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है विंड टरबाइन के लिए। बैट्स हमारा एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे रखा गया है। तो उसने ये बोला 59.3% विंड के काइनेटिक एनर्जी से जब हमारा टरबाइन स्पिन करेगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है? टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टाइडल एनर्जी जनरेटर जो कि हाई टाइडल मूवमेंट वाले एरिया में अंडर वाटर डिजाइन करके काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम आगे देखते हैं सोलार क्वांटिफिकेशन। सोलार क्वांटिफिकेशन में आता है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या होता है? A wavelength lambda is less short waves, it means frequency will be more, hence number of collision in the same thickness of the material will be higher or penetration depth will be more। तो हमारा वेव थ्योरी में क्या होता है? जब हमारा लैम्डा मतलब शॉर्ट वेव्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमारे नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन कम होते हैं तो पेनिट्रेशन डेप्थ कम होता है, उसके वजह से हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाता है सोर्स का। 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में जब हमारा लैम्डा होता है तो हमें विबग्योर नज़र आता है, और जब 0.7 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है लैम्डा तो हमें इंफ्रारेड रेडिएशन नज़र आते हैं, और जब 0.3 माइक्रोमीटर से कम होता है हमारा लैम्डा तो अल्ट्रावायलेट रेज नज़र आते हैं, और 100 माइक्रोमीटर में हमें रेडियो वेव्स नज़र आते हैं, और 1/100 माइक्रोमीटर में एक्स रेज नज़र आते हैं, उसके बाद हमें गामा रेज नज़र आते हैं। तो ये हो गया हमारा वेव थ्योरी। तो हमारा लैम्डा डिपेंड करता है, जब हमारा लैम्डा ज़्यादा होगा तो उसके गामा की वैल्यू कम होगी, गामा की वैल्यू कम होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होगा तो पेनिट्रेशन डेप्थ कम होगा, पेनिट्रेशन डेप्थ कम होगा तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस हमारा कम होगा, और जब डिस्टेंस कम होगा तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स कम होगा। जैसे कि हम ये ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में ये दिखा रहा है जब लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारा नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाता है, पेनिट्रेशन डेप्थ कम हो जाता है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। जब हमारे लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है तो उसमें नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होते हैं, उसका पेनिट्रेशन डेप्थ बढ़ जाता है, उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, और उसका टेम्परेचर ऑफ सोर्स बढ़ जाता है। तो ये होता है हमारा वेव थ्योरी। सेकेंड है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये क्या होता है? सन बीइंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम and due to which it releases solar radiation in every possible direction and assumed to be a black body। तो हम यहाँ पे सन को एज अ ब्लैक बॉडी एज्यूम कर लिए,
सन में जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो हीलियम बनता है और कुछ हीट एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सन के कोर पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 10⁻⁷ केल्विन और जो सन का टेम्परेचर होता है वो होता है 5880 केल्विन। सन से जो रेज निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, विबग्योर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये हमारा अर्थ की ओर जाता है। अर्थ में जाने के बाद जो सोलर रेडिएशन होते हैं वो शॉर्ट वेव्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ में जाते हैं। अर्थ में जाने के बाद जब हमारे रेडिएशन रीरेडिएट होते हैं तो वो एज अ लॉन्ग वेव अर्थ से बाहर चले जाते हैं। ओजोन लेयर में हमारा टाउ का वैल्यू होता है 1 जो कि लॉन्ग वेव है और रो का वैल्यू होता है 1 जो कि शॉर्ट वेव है। वहीं GHG में हमारा रो का वैल्यू होता है 1 जो कि लॉन्ग वेव है और टाउ का वैल्यू होता है 1 जो कि शॉर्ट वेव है। LM हमारा मीन डिस्टेंस हो गया सन से लेके अर्थ तक का। DS हमारा सन का डायमीटर हो गया। DE हमारे अर्थ का डायमीटर हो गया। तो देखते हैं कि डिस्टेंस कितना होता है। डायमीटर ऑफ अर्थ 1.3 × 10⁴ किलोमीटर होता है। डायमीटर ऑफ सन 1.4 × 10⁶ किलोमीटर होता है और इन दोनों का मीन डिस्टेंस होता है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। नोट: solar flux is non-uniformly distributed over a wavelength range in which it covers entire range of visible radiation. Second, the maximum spectral emissive power is in the VR region. तो ये होता हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन। आगे देखते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने होंगे, एग्जाम को लेके इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद करिएगा। जैसे कि प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये क्या होता है? E ऑफ लैम्डा इक्वल टू C1 d लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5 ब्रैकेट में E की पावर C2 अपॉन लैम्डा इंटू T माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, जहाँ C1 और C2 कॉन्स्टेंट है। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा ऑफ m इंटू T इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, E of B इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity E of लैम्डा D of लैम्डा। जब हम E of लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0 to infinity C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 ब्रैकेट में E की पावर C2 अपॉन लैम्डा इंटू T माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू D लैम्डा। अब हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करेंगे, जहां EB इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होती है। क्रिस्चॉफ लॉ हमें पता है, E इक्वल टू एमिसिव पावर इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 और एमिसिव पावर इक्वल टू अल्फा, जो कि हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो इससे हम रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अब आते हैं स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। तो इस तरफ हो गया हमारा स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, इधर हो गया हमारा लैम्डा। तो ये ग्राफ ये शो करेगा कि हमारा मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कौन से लैम्डा की वैल्यू पे होता है। तो हमारा हम जानते हैं कि 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 के बीच में विबग्योर होता है। इसके आगे जाते हैं तो इंफ्रारेड रीजन होता है, इसके इधर जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा ऑफ m इंटू टी एस इक्वल टू 2898 जो कि कांस्टेंट है। तो लैम्डा ऑफ m इक्वल टू 2898 अपॉन 5880, ये भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ सन, तो लैम्डा ऑफ m की वैल्यू आ गई, मतलब मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 0.493 माइक्रोमीटर फॉर सोलर रेडिएशन। तो ये हो गया हमारा 0.493 माइक्रोमीटर लैम्डा ऑफ m। तो हमारा मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर E की वैल्यू ये हो गई। नोट: सोलर रेडिएशन कवर एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फॉल्स। सोलर रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कवर नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सोलर रेडिएशन कवर करता है। सो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कवर एंटायर सोलर रेडिएशन, जो कि हो गया ट्रू। आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट हो गया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सप्लाई। फर्स्ट कंटिन्यूस एनर्जी, सेकेंड इंटरमिटेंट एनर्जी, थर्ड रिप्लेनिशेबल एनर्जी, फोर्थ नॉन रिप्लेनिशेबल एनर्जी। आप पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सप्लाई इज अ इंटरमिटेंट एनर्जी। अब हमारा इंटरमिटेंट एनर्जी होता क्या है? एन इंटरमिटेंट एनर्जी सोर्स is any source of energy that is not continuously available for conversion into electricity and outside direct control because the use of primary energy cannot be stored। जैसे कि आसान भाषा में हम सोचते हैं विंड पावर जो कि हाईली इंटरमिटेंट होता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पावर सोर्स होता है इसमें। जैसे कि अगर एयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा पावर मिलेगा, एयर की डेंसिटी कम है तो हमें कम पावर मिलेगा। तो इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट एनर्जी, मतलब ये होता है कि वो वेरी करता रहता है। ठीक है दोस्तों। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैव मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी फ्लक्स? फर्स्ट हो गया सोलर रेडिएशन, सेकेंड हो गया विंड पावर, थर्ड हो गया जियोथर्मल, फोर्थ हो गया टाइडल एनर्जी। तो इसका आंसर है सोलर रेडिएशन। ठीक है। थर्ड, द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन फुलफिलिंग द वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन इज डन बाय फर्स्ट कोल, सेकेंड ऑयल, थर्ड नेचुरल गैस, फोर्थ सोलर एनर्जी। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ फुलफिलिंग वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन इज डन बाय कोल। हम जानते हैं कि हर प्लांट में कोल का यूज होता ही है। ठीक है। Question number 4. In a solar collector, the function of the transparent cover is to transmit solar radiation only, protect the collector from dust, decrease the heat loss from collector beneath the atmosphere, absorb all type of radiation and protect the collector from dust। तो दोस्तों सोलार कलेक्टर हमारा क्या काम करता है? उसमें जो ट्रांसपेरेंट कवर होती है ये आप आगे पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये काम करता है डिक्रीज द हीट लॉस फ्रॉम कलेक्टर बिनेथ टू एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 5, अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मेजर्ड सोलर स्पैम इज मेड बाय फर्स्ट ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड प्लैंक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्थ सोलर कांस्टेंट। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो कि सबसे अच्छा देता है वो होता है हमारा प्लैंक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन कम्स फ्रॉम विजिबल रेंज, इंफ्रारेड रेंज, यूवी रेंज, नन ऑफ द अबव। तो हम अभी देखें कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन कहाँ से आता है? विजिबल रेंज में। ठीक है। आगे देखते हैं। डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेवलेंथ इन विच अर्थ इज emitting radiation if we assume Earth as black body in a temperature range of 250 to 300 Kelvin। तो हमें यहाँ पे दिया गया है दो टेम्परेचर, T1 दिया गया है 300 केल्विन, T2 दिया गया है 250 केल्विन, और हम जानते हैं कि लैम्डा ऑफ T क्या होता है 2898 जो कि कांस्टेंट है। तो हम इससे रेंज निकाल सकते हैं, जैसे कि लैम्डा ऑफ 1 इक्वल टू लैम्डा ऑफ T अपॉन T1। तो लैम्डा ऑफ T और T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा लैम्डा ऑफ 1 आएगा 9.66 माइक्रोमीटर। वैसे ही लैम्डा ऑफ 2 इक्वल टू लैम्डा ऑफ T अपॉन T2। जब लैम्डा ऑफ T और T2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा लैम्डा 2 का वैल्यू आएगा 11.6 माइक्रोमीटर। तो हमारा रेंज आ गया 9.6 से लेके 11.6 माइक्रोमीटर तक का। अगर हमारा लैम्डा की वैल्यू 0.7 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो हम जानते हैं कि हम उसे कौन से रेंज में बोलेंगे? इंफ्रारेड रेंज। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द कर्व बाय प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन वेयर C1 3.7 into 10 to power 8 and C2 equal to 1.4 into 10 to power 4 माइक्रोमीटर केल्विन।
between the two bodies, where first body is emitting maximum spectral emissive power at 0.493 micrometer and the other body is at the temperature of 300 Kelvin. दो क्वेश्चन दिया गया हमें इसमें. फर्स्ट है एज्यूमिंग बोथ बॉडी. दो क्वेश्चन दिया गया हमें इसमें, जिसमें फर्स्ट है एज्यूमिंग बोथ बॉडी एज ब्लैक बॉडी. बी when second body is having emissivity of 0.75, then determine percentage error in calculation. आंसर गिवन. अब हमें यहाँ पे एक टेम्परेचर तो दे गया 300 केल्विन में, लेकिन दूसरा टेम्परेचर हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है, उसमें हमें इमिसिव पावर दे दिया गया है 0.493 माइक्रोमीटर. तो हम इसे निकाल लेंगे. हमें फॉर्मूला पता है लैम्डा इंटू टी इक्वल टू लैम्डा एम. तो T1 इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा 1. इनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल गया 5880 केल्विन. T2 की वैल्यू हमें दी गई है 300 केल्विन. हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं. एरिया इक्वल टू ई ऑफ बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ बी लैम्डा इंटू डी लैम्डा, जहाँ ई की वैल्यू इमिसिव पावर इंटू ई ऑफ बी भी हो सकती है और ई की वैल्यू इमिसिव पावर सिग्मा इंटू टी की पावर 4 हो सकती है. तो हम ये सारी चीज़ों को जब पुट करेंगे तो एज्यूमिंग बोथ बॉडी एज ब्लैक बॉडी में क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 लेंगे, एरिया ऑफ 2 लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा T1 की पावर 4 अपॉन सिग्मा T2 की पावर 4. सिग्मा सिग्मा यहाँ पे और कट गया तो T1 T2 की वैल्यू जब पुट किए तो हमारा वैल्यू आया 1.5 इंटू 10 टू पावर 5. वहीं when second body is having a emissivity of 0.75, so area of 1 upon area 2 equal to area of 1 हमने ले लिया ब्लैक बॉडी वाला, area of 2 हमें दे दिया गया emissivity of 0.75, उसे हमने पुट कर दिया तो हमारा वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 टू पावर 5. हमें बोला गया था परसेंटेज एरर निकालने के लिए. परसेंटेज एरर हम जानते हैं, जो हमारा सेकेंड एरिया आया उसे हम पहले वाले एरिया से माइनस कर दिया और डिवाइड बाय सेकेंड एरिया इक्वल टू 25%. तो दोस्तों ये हो गया हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स और इंट्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड सोलर रेडिएशन. आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. कुछ सोलर रेडिएशन के टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसे भी हम कवर करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे हम. तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाइए और इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए. उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डालते जाऊंगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.